हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी लूप। ये वीडियो हमारी सीरीज नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद इट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम याद करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किन वॉयलेंट रीजंस के कारण जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी को विड्रॉ करना पड़ा था फरवरी 1922 के अंदर। ये जो मूवमेंट था, इसको विड्रॉ करते ही गांधी जी को एक और चीज़ फील हुई कि जो सत्याग्रही थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जितना भी वायलेंस हुआ उसका रीज़न यही था ना कि उन लोग को गाइडेंस ही नहीं थी प्रॉपर, ना पता था क्या करना है। और दूसरी बात ये थी कि अब कांग्रेस लीडर्स भी जो थे वो खुद भी दुखी हो चुके थे, बार बार मूवमेंट्स लड़के कॉल ऑफ करके। अब वो चाहते थे इलेक्शन लड़ना, ताकि काउंसिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919, उसके अंदर जो काउंसिल इलेक्शन अनाउंस किए गए थे उनको वो लड़ना चाहते थे, ताकि अब काउंसिल के अंदर बैठकर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को वो लोग अपोज कर सकें, बाहर से खड़े होकर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं। तो इसी डिमांड को अपनी पूरी करने के लिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जो दो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने अपनी ही एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। लेकिन जो यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस आपके, ये लोग अभी भी रेडिकल एजिटेशन चाहते थे। ये अभी भी चाहते थे कि मूवमेंट्स हो, मास स्ट्रगल हो, अदरवाइज आज़ादी नहीं मिलने वाला ये। तो ये जो इंटरनल टेंशन क्रिएट हो चुका था ना कांग्रेस के बीच में, इसने पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री का रुख ही चेंज करके रख दिया था। तो इसी के साथ अब एक और दिक्कत आ चुकी थी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था पूरे वर्ल्ड में। तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला था कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे पूरे के पूरे नीचे आना शुरू हो चुके थे, गिरना शुरू हो चुके थे। और 1926 में तो कोलैप्स ही हो गए। अब फार्मर्स जो प्रोडक्शन कर रहे थे उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वो रेवेन्यू कहाँ से पे करेंगे? तो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे वो लोग। और दूसरी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने एक कमीशन बनाई, ताकि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं उनको नज़र रखने के लिए कि जस्ट पॉलिसीज़ ढंग से काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो और सजेशंस देने के लिए कि क्या-क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो जो कमीशन बिठाई गई उसका नाम रखा गया साइमन कमीशन, जो उसके प्रेसिडेंट थे सर जॉन साइमन, उनके नाम के ऊपर। ख़ास बात ये थी कि गवर्न इस कमीशन का जो मेन मकसद था वो था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। इसके अंदर एक भी इंडियन था ही नहीं लेकिन। तो ये लोग आए इंडिया के अंदर 1928 में, इनका स्वागत भी किया गया साइमन गो बैक के नारों के साथ, क्योंकि इंडियन नहीं थे ना इसके अंदर। तो सारी पार्टीज़ ने अभी से जो था बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस करना शुरू कर दिए। तो इन्हीं डेमोन्स्ट्रेशंस को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो था लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। और लाला लाजपत राय जो थे, इसी लाठी चार्ज के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज झेलनी पड़ी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो चुकी थी। सो सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी। तो लॉर्ड आर्विन जो उस टाइम पे इंडिया के वायसरॉय थे, उन्होंने चीज़ों को थोड़ा-सा शांत करने के लिए एक ऑफ़र दिया अक्टूबर 1929 को। एक ऑफ़र क्या दिया कि इंडिया को हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। मतलब कि इंडिया रहेगा तो आज़ाद, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहेगा वो, और एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में देंगे, ये भी उन्होंने बोला। और इसी के लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी, फ्यूचर की कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल ही नॉनसेंस बात थी, तो कांग्रेस ने इसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। इसके बाद एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ दिसंबर 1929 के अंदर, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, द लाहौर सेशन, जो एक बहुत ही हिस्टोरिक सेशन था कांग्रेस का। इस सेशन के अंदर कांग्रेस ने पहली बार डिमांड रखी पूर्ण स्वराज की, कि हम आज़ादी लेंगे तो पूरी ही लेके रहेंगे। तो इसके साथ उन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया इंडिया का। इस कंसेप्ट के साथ गांधी जी को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस पूरे के पूरे पूर्ण स्वराज के कंसेप्ट को रिलेट करें लोगों की डेली लाइफ स्ट्रगल के साथ। उससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं रिलेट कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवमेंट में जुड़ेंगे हमारे साथ। तो लोगों को साथ में जोड़ने के लिए गांधी जी ने एक बहुत ही हटके तरीका सोचा। उन्होंने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना। क्यों माना वो भी हम बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक लेटर भेजा लॉर्ड आर्विन को। उसके अंदर 11 डिमांड्स रखी। डिमांड्स क्या थी? कुछ तो पीजेंट से रिलेटेड थी और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो थी वो थी
सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, कि ब्रिटिशर्स जो हैं सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली उन्होंने बना रखी है, उसको ख़त्म कर दें। तो ये जो डिमांड थी, ये जो लेटर था, ये सीधा-सीधा अल्टीमेटम था कि 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए, और अगर नहीं किया डिमांड को फुलफ़िल और ब्रिटिश सरकार ने इसको हल्के में लिया, तो जो कांग्रेस है वो एक फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसके खिलाफ लॉन्च करेगी। अब आर्विन जो थे, लॉर्ड आर्विन, उन्होंने गांधी जी की बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया और नेगोशिएट वो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते थे कांग्रेस के साथ। तो गांधी जी ने भी जवाब में सॉल्ट मार्च जो था अपना हिस्टोरिक, उसको शुरू कर दिया अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। इसके अंदर वो चले 248 माइल्स अपने साबरमती आश्रम से लेके कोस्टल टाउन डांडी तक। 6 मार्च को ये लोग वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचते ही गांधी जी ने सेरिमोनियली सी वाटर से जो था सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लोगो तोड़ा। सॉल्ट को पावरफुल सिंबल इसलिए माना गया क्योंकि अमीर हो, गरीब हो, जिस मर्जी धर्म का हो, जाति का हो, हर कोई सॉल्ट को यूज़ करता है, और यहीं से शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और अब लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बोला गया कि आपको सिर्फ कोऑपरेट तो करना ही नहीं है ब्रिटिशर्स के साथ, और साथ साथ लॉज भी तोड़ने हैं। तो ये कहते ही हज़ारों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट लॉ जो ट्राइबल लोगों को जाने से रोकता था रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, उसको भी उन लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट बौखला गई कि करें तो करें क्या, तो उन्होंने एक एक करके लीडर्स जो थे कांग्रेस के उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे जो पब्लिक थी वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और वायलेंट क्लैशेस हुए। एक ऐसा हमें इंसिडेंट देखने को मिला जब अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया गया था अप्रैल के अंदर 1930 के अंदर। तो पेशावर के अंदर इस अरेस्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंट डेमोस्ट्रेशंस जो थे वो चालू हो चुके थे। इन वायलेंट डेमोस्ट्रेशंस के अंदर कई लोग जो थे मारे भी गए, क्योंकि पुलिस ने जो था फायर करना लोगों के ऊपर शुरू कर दिया गया था। तो 1 महीने बाद ही गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद तो पब्लिक और ज़्यादा भड़क गई। शोलापुर के अंदर लोग थे, उन्होंने रैलीज़ करना शुरू कर दी, स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी, रेलवे स्टेशंस को अटैक करना शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशंस को अटैक करना शुरू कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक किया, और बहुत ज़्यादा ही वायलेंस इसके अंदर हुआ था। और गवर्नमेंट का जब इतना ज़्यादा नुकसान होता तो चुप तो उन्होंने ऑब्वियसली बैठना नहीं था। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ब्रूटल पॉलिसी जो थी रिप्रेशन की अपनाई। पीसफुल सत्याग्रहीज को उन्होंने अटैक करना, टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके अंदर बच्चे क्या, औरतें क्या, सबको ही बुरी तरह मारा गया, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो था अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी के पास कोई और ऑप्शन ना बचते हुए गांधी जी ने इस मूवमेंट को दोबारा से कॉल ऑफ कर दिया। और अब लेकिन इस कॉल ऑफ में एक खास बात थी कि मूवमेंट तो ऑब्वियसली गांधी जी पहले भी कई बार विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन इसको कॉल ऑफ करते ही गांधी जी एक पैक्ट के अंदर, एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर चुके थे आर्विन के साथ 5 अप्रैल को 1931 को। इसके साथ उन्होंने कंसेंट किया था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अब पार्टिसिपेट करेंगे, वही कॉन्फ्रेंस जिसको पहले कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। और गवर्नमेंट ने बदले में वादा किया कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है रिलीज़ कर देंगे सबको। फिर दिसंबर 1931 के अंदर गांधी जी लंदन भी गए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेने, लेकिन बिल्कुल निराश ही वापस आए, उनकी कोई डिमांड मानी नहीं गई। इंडिया आते ही उन्हें एक शौक मिला, क्या कि जो सरकार जो थी उन्होंने एक रिप्रेशन की और भी खतरनाक पॉलिसी अपना ली थी। क्या पॉलिसी थी कि वादा करने के बावजूद भी अभी तक गफर खान और नेहरू दोनों जेल के अंदर थे, और साथ ही साथ कांग्रेस को इन्होंने इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया था, वही कांग्रेस जिसको बनाने वाले भी ब्रिटिशर्स खुद थे। तो मूवमेंट जो था गांधी जी ने इसको रिलॉन्च किया, लेकिन 1934 आते आते मूवमेंट ने अपना पूरा मोमेंटम ही खो दिया था। तो इसको जारी रखने का और कोई सेंस बना नहीं था, और अपने आप ही ये मूवमेंट कॉल ऑफ हो चुका था। अब समझना है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए मूवमेंट कितना मायने रखता था, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा था। तो कंट्री साइड की अगर बात करें सबसे पहले हम, तो उसके अंदर पट्टीदार्स जो गुजरात के थे और जाट्स जो थे यूपी के, लैंडलॉर्ड्स थे ये लोग, इन लोगों ने एक्टिवली बड़ा पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट के अंदर, क्योंकि ये लोग जो थे डिप्रेशन के कारण एग्रीकल्चर प्राइजेस में जो फॉल आया था उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। तो इनके लिए स्वराज था कि जो प्राइजेस एग्रीकल्चरल बढ़ाए जाएँ और रिवेन्यूज़ जो हैं हाई रिवेन्यू उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये लोग बेचारे डिसअपॉइंटेड रह गए क्योंकि मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था और इनकी डिमांड्स पूरी हो ही नहीं पाई थी कभी भी।
इसीलिए जब मूवमेंट को दोबारा से रिलॉन्च किया गया गांधी जी द्वारा, तो नेक्स्ट टाइम इन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया, इन्होंने अपना बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। ये रही बात बड़े लैंडलॉर्ड्स की। अब बात करें अगर हम छोटे पीजेंट्स की, किसानों की, छोटे फार्मर्स की, स्मॉल फार्मर्स की, तो उन्होंने भी इतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नहीं था, लेकिन उनकी जो लड़ाई थी वो खिलाफ थी हाई रेंट के, ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा रेंट पे नहीं करना चाहते थे, वो लोग इसी को स्वराज मानते थे। तो कांग्रेस जो थी वो इनको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रेंट के खिलाफ अगर कांग्रेस ने इनका सपोर्ट किया तो बड़े फार्मर्स जो हैं वो बुरा मान जाएंगे, तो कांग्रेस उनको जो है अपसेट करना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। तो इनका कुछ खास पार्टिसिपेशन देखने को मिला नहीं इसी वजह से। देन इंडस्ट्रियल क्लास की अगर हम बात करें, तो उन लोगों की जो लड़ाई थी वो थी फॉरेन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के खिलाफ, कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को जो है बंद करो इंडिया में आना, ताकि हम लोग अपना सामान बेच पाएँ। तो इसी के लिए उन्होंने कुछ एसोसिएशंस भी बनाई, जिसके अंदर थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और दूसरी थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये दोनों इन्होंने एसोसिएशन बनाई अपने इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए, और इनके लिए स्वराज था कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो है सामानों के ऊपर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के ऊपर लगी हुई, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। और इन्होंने फाइनेंशियल एड भी काफ़ी ज़्यादा दिया था कांग्रेस को। अब बात करें अगर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की हम, तो इन्होंने जो है मूवमेंट के अंदर अगेन इन्होंने भी कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि कांग्रेस जो है वो ज़्यादा क्लोज दिख रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट के, जो ऑनर थे मतलब इंडस्ट्रीज के, उनके। तो इनकी लड़ाई तो, जो वर्किंग क्लास थी उनकी लड़ाई तो थी ही उनके खिलाफ, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, ताकि इनकी वर्किंग कंडीशन सुधारी जा सके और इनके जो वेजेस हैं उन्हें बढ़ाया जाए। इसके अंदर एक एक्सेप्शन था नागपुर का, जहाँ पे कुछ स्मॉल वर्किंग क्लास जो थे, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद बात करें विमेंस की अगर, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था पूरे मूवमेंट के अंदर। ये जेल भी गए, इन्होंने सॉल्ट मार्च के अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ये सब सिर्फ गांधी जी के कहने पर, कि ये औरतों का भी ड्यूटी है, ये इनका भी धर्म है कि ये देश के लिए जो है सर्विस करें। लेकिन गांधी जी जो थे एक और चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड थे, कि औरतों का जो काम है वो मेन सिर्फ घर की मतलब देखभाल करना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना। तो गांधी जी की ये जो दूसरी सोच थी, इसी के कारण कांग्रेस ने काफ़ी टाइम तक औरतों को अपनी पूरी पार्टी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अथॉरिटी वाली पोजीशन ज़्यादा होल्ड करने भी नहीं दी थी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। रिवाइज करते रहें गाइस। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सजेशंस को कमेंट करें।